नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आ जाइए, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th और चैप्टर 7। जी हाँ, इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ पादपों में यानी प्लांट में सूचनाएं कैसे ट्रांसफर होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि छुई मुई जो पौधा होता है उसको छूने के बाद वो मुरझा क्यों जाता है। ऐसे तमाम पॉइंट को देखेंगे जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आ जाइए, शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। देखिए, इसके बाद बिहार दरोगा जो हम लोग कर रहे हैं, इस चैप्टर के बाद 2 अध्याय और आपको मिलेगा बायोलॉजी का, क्लास 10th का। फिर उसके बाद क्लास 10th बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। फिर केवल और केवल फिजिक्स बचेगा क्लास 10th का। वो आपको 4 से 5 वीडियो में वो भी आपको समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1 हफ्ते में आपका अब साइंस समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग अन्य सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ और रीजनिंग को भी स्पेशल हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल धैर्य बना के बने रहिएगा। अभी जो भी 40-50 दिन एग्जाम के लिए समय मिला है, 40-45 दिन, उसमें अपना सब कुछ लगा दीजिए। 40-45 दिन कम नहीं होता है, सब कुछ तैयार है आपका, बस रिवीजन आपको करना है। आ जाइए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचना को कौन ग्रहण करता है? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसको द्रुमिका या डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? डेंड्राइट या द्रुमिका के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इजी, इसको एकदम दिमाग में बसा लेना है। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? देखिए, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जो तंत्रिका देखते हैं आप, तंत्रिका, तो आप देखेंगे कि बीच बीच में ऐसे ऐसे इमेज अगर आप देखिएगा तो ये स्पेस होता है। इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है इसको कहते हैं स्नेप्स। ध्यान रखिएगा, स्नेप्स, स्नैक्स नहीं, स्नेप्स, स्नेप्स ध्यान रखना है। स्नेप्स कहते हैं इन खाली स्थानों को। चलिए, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तंत्रिका कोशिका में सूचना डेंड्राइट यानी कि द्रुमिका के द्वारा ग्रहण की जाती है। पहला ही प्रश्न आपने देखा कि हाँ, तो कहेंगे ये पहला तो सही है। दूसरा, विद्युत आवेग डेंड्राइट से कोशिकाएं होते हुए एक्सॉन के अंतिम सिरे तक जाती है। तो जी हाँ, यह भी सही है। विद्युत आवेग जो है वह डेंड्राइट से सेल बॉडी, ध्यान रखिएगा, सेल बॉडी होते हुए एक्सॉन के अंतिम सिरे तक चली जाती है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है, एक्सॉन के अंत में उत्पन्न रासायनिक पदार्थ सिनेप्स को पार कर अगली तंत्रिका कोशिका में नया आवेग उत्पन्न करते हैं। तीनों कथन यहां पर आपका सही होता नजर आ रहा है। हम लोग आंसर तलाशेंगे, विकल्प 1, 2 और तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। चौथा प्रश्न, आइए। तंत्रिका ऊतक में प्राप्त आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इसका परिवर्तन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इसका परिवर्तन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए, विकल्प कथन पर विचार करना है। प्रतिवर्ती क्रिया पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति त्वरित प्रक्रिया है। जी हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया त्वरित प्रक्रिया का उदाहरण है। ये बिना सोचे समझे होता है। जैसे आप अपने हाथों के पास आग ले जाइए तो आप सोचेंगे नहीं कुछ कि हटाना है कि नहीं हटाना है, तुरंत बिना सोचे समझे फटाक से आप हाथ हटा लेंगे। ठीक है, जैसे आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो आप बिना देखे पैर को तेजी से उठाते हैं, मतलब बिना सोचे। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। कहने का ये मतलब है कि जो भी पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति एकदम त्वरित प्रक्रिया है ये। ठीक है, चलिए, पहला सही है। प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर की सुरक्षा का कार्य होता है। हाँ, सुरक्षा के लिए ही ये होता है। जैसे हाथ को जलने से बचाने के लिए तुरंत आप अपना हाथ खींच लीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे, तो ये सुरक्षा हुआ। प्रतिवर्ती क्रिया हमेशा बहुत धीरे होती है, बहुत धीरे नहीं, बहुत तेज होती है। ध्यान रखिएगा, जैसे आग के पास हाथ ले गए तो कितना फटाक से आप खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है बहुत तेज। तो यहां पर विकल्प देखिएगा कि तीसरा गलत है, बाकी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विचार करना है। अगला प्रश्न, हाँ, प्रतिवर्ती चाप में
आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका के बीच संबंध मेरुरज्जु में स्थापित होता है। जी हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में स्थापित होता है। तो ध्यान रखिएगा, आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका के बीच जो संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में ही बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा, प्रतिवर्ती चाप में प्रतिक्रिया होने से पहले मस्तिष्क में सोच विचार की प्रक्रिया होती है। मैं तो बता रहा हूं कि प्रतिवर्ती क्रिया में सोचने समझने का समय नहीं होता है, बहुत तेज होता है, फास्ट होता है ये। इसमें सोचा नहीं जाता, फटाक से काम किया जाता है ना। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया आग वाला आपको, तो कहेंगे दूसरा विकल्प गलत है। तीसरा, प्रतिवर्ती चाप शरीर को उत्तेजना के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया देने में सहायक है। हाँ, पहला और तीसरा यहां पर सही हो जाएगा। देखिएगा, तुरंत ये कार्य करता है ना, तो पहला और तीसरा सही, यानी कि विकल्प ए यहां पर भी सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर। आग की लौ को छूने पर हाथ तुरंत पीछे खींच लेना किसका उदाहरण है? तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है ना, रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा कंट्रोल होता है या किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, मेरुरज्जु। देखिए, मस्तिष्क के द्वारा ये नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि मस्तिष्क में जाएगा तो ये सोचने विचारने पर काम करने लगेगा, है ना। अब यहाँ सोचने समझने की का टाइम नहीं होता है, तुरंत एक्शन करो, इसलिए ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। मस्तिष्क से होता तो सोचना समझना पड़ता और टाइम लग जाता, तब तक ज्यादा नुकसान करा देता। आइए अगला सवाल। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है, बिल्कुल बहुत तेज होती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आइए, प्रतिवर्ती क्रिया हमेशा सोच विचार के बाद, नहीं मेरे भाई, सोचने विचारने की बात नहीं है, तुरंत काम करना है, सोचने की का समय नहीं है, केवल एक सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, विचार करना है। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल। जी हाँ, तंत्रिका उत्तक पूरे शरीर में इसका फैला हुआ है, हर जगह इसका ब्रांचेस फैला हुआ है, कहीं भी पहुंचता है तो ये तुरंत सूचना देता है, तो ये जाल के रूप में फैला हुआ है। क्लियर है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, तंत्रिका उत्तक सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। क्या यह सही है? एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, कहेंगे कि हाँ, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो हो जाएगा विकल्प एक और दो दोनों सही। चलिए एक और, अच्छा रुकी रुकी रुकी, नहीं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर से मैं देख लेता हूं। हाँ, संगठित जाल का बना होता है, ये तो सही है, और दूसरा भी सही है, तो एक विकल्प और है ना। तंत्रिका उत्तक का मुख्य शरीर को सहारा देना, नहीं, सहारा देना नहीं है, सूचना इधर से उधर स्थानांतरण करना है, तो एक और दो केवल सही होगा, ध्यान रखिएगा। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो है यह किससे बना होता है? तो ये तंत्रिका कोशिकाओं के बंडल का, अभी बताया ना, जाल होता है, ठीक है, तो न्यूरॉन के लंबे बंडल से बना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र किसे कहा जाता है? तो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो होता है वह मस्तिष्क यानी ब्रेन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो होगा वो ब्रेन होगा। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को सुगमता कौन प्रदान करता है? तो यह मस्तिष्क तंत्रिकाएं और, हाँ, मस्तिष्क तंत्रिकाएं, परिधीय तंत्रिका तंत्र इसको कहते हैं, दोनों मिल करके होता है। हालांकि मैं जो बता रहा था आपको, मस्तिष्क तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं दोनों मिल करके, और दोनों मिल करके एक परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर देती हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो परिधीय तंत्रिका तंत्र। आपसे पूछा जा सकता है परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो बताएंगे मस्तिष्क तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आ ही गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? तो बता चुका हूं, मस्तिष्क तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। ओके, चलो आगे भाई। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल, कपाल है ना, कपाल तंत्रिकाएं कहती हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क में जो मुख्य सोचने वाला मेन जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखता हूं, आइए। अग्र मस्तिष्क में विभिन्न संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। हाँ, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ये भी कथन सही है, तो कथन एक और दो
दोनों सही। अग्र मस्तिष्क में विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कहाँ होता है? तो यह सेरिब्रम में होता है। कहाँ होता है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम अगर ना मिले तो प्रमस्तिष्क लगाइएगा, इसी को अंग्रेजी में सेरिब्रम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क में विभिन्न इंद्रियों से जो सूचनाएं प्राप्त होता है उसका विश्लेषण किया जाता है, वह प्रमस्तिष्क में किया जाता है। ठीक, प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का संबंध यहाँ प्रमस्तिष्क, ध्यान रखेंगे। आइए, अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख से संबंधित केंद्र होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस भूख से संबंधित केंद्र होता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आइए, कई अनैच्छिक क्रियाएं मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऐसे कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क दोनों के द्वारा कंट्रोल होता है, पहला। दूसरा, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, लार आना, आप अपने पसंद के भोजन को देखिए लार आ जाएगा मुंह में, बमन यानी उल्टी वगैरह, ठीक है, जैसी क्रियाओं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो जी ये कथन सही है ना, कि ये मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल होता है। तीसरा विकल्प देखिए क्या कह रहा है, ये सभी क्रियाएं हमारे इच्छा के अनुसार नियंत्रित होती है। बताइए, लार आने पर आपका कोई कंट्रोल है? इमली आपको दिखाए तुरंत लार आएगा, आपका कंट्रोल ही नहीं है। ब्लड प्रेशर आपका कब बढ़ जाएगा, आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो इन सब पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए ये हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होते हैं। तो तीसरा विकल्प गलत है, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो केवल और केवल एक है ना, जिसमें लिखा है 1 और 2 दोनों सही। आइए, रक्तचाप वमन कौन कंट्रोल करता है? तो ये बताया जा चुका है, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला सवाल, शरीर की स्थिति संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो ये अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। चलिए, साइकिल चलाना तथा सीधी रेखा में चलना जैसी क्रियाएं अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। साइकिल चलाना हो या एक सीधी रेखा में चलना हो, ये अनुमस्तिष्क, क्योंकि ये बैलेंस बना रहा है यहाँ पर। अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा कि संतुलन बनाए रखने, तो ये संतुलन नहीं रहेगा तो आप सीधी रेखा में नहीं चलेंगे। दारू पीने के बाद आप उलटने पुलटने लगते हैं, है ना, तो ये अनुमस्तिष्क का ही कार्य है। दूसरा विकल्प देखिए क्या कह रहा है, अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन और समन्वय को बनाए रखने में सहायक होता है। दोनों विकल्प यहाँ पर बहुत सही हो गया, तो हम देखेंगे विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही। विचार करना है, पसंदीदा भोजन को देखने पर मुंह में पानी आना, यह मेडुला ऑब्लांगेटा आपको बताया गया था, तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ये लार आना वगैरह मेडुला ऑब्लांगेटा से हो रहा था, तो पहला कथन तो सही हो जाएगा। आइए, दूसरा, पुतली के आकार में परिवर्तन के लिए मध्य मस्तिष्क जिम्मेदार है। पुतली के आकार में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि ऐसा कंट्रोल होता है मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों के द्वारा। तो पुतली के आकार में जो कंट्रोल होता है, जैसे आप अचानक धूप में निकलिए तो आप अपने पुतली के आकार को सिकुड़ाएंगे, फैलाएंगे, ये मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो दोनों विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा। आइए, मेडुला ऑब्लांगेटा किसका भाग है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, चलिए, अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है? अनुमस्तिष्क भी पश्चिम मस्तिष्क का ही भाग होता है। अनुमस्तिष्क भी किसका? पश्चिम मस्तिष्क का ही भाग होता है। मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? स्पाइनल कोड की रक्षा कौन करता है? तो ये कशेरुक स्तंभ के द्वारा। किसके द्वारा? कशेरुक स्तंभ। देखिए, हाँ ये आ गया, कशेरुक स्तंभ के द्वारा किया जाता है। पेशी कोशिकाएं गति कैसे करती हैं? पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वो अपनी आकृति को बदल कर करती हैं। आपने अपनी आकृति अगर बदलेंगी तो ये इनके गति होते रहता है पेशी कोशिकाओं में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, विचार करना है, पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। दूसरा विकल्प देखते हैं, ये प्रोटीन पेशी कोशिकाओं की आकृति और व्यवस्था बदल देते हैं। तीसरा कथन देखते हैं, पेशी की गति तंत्रिका आवेग के प्रभाव से होता है। तो आप यहाँ देखेंगे तीनों विकल्प आपको एकदम सही लग रहा होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, वही प्रोटीन आपको आकृति की व्यवस्था बदलते रहते हैं।
पेशियों की गति तंत्रिका आवेग के प्रभाव से भी होता है। तो यहां पर देखेंगे कि सभी सही हो जाएगा, सी। विचार करना है। आइए, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल किया जाता है, तो ए विकल्प सही है। दूसरा, पादपों में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन पेशियां नहीं होती हैं। भाई पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, बिना तंत्रिका तंत्र के रहता है, बिना पेशी, केवल एक सही है। अच्छा, तीसरा विकल्प, छुई मुई की पत्तियों को छूने पर उनका मुड़ जाना क्या वृद्धि गति के कारण होता है? तो नहीं, छुई मुई की पत्तियों को मुड़ जाना वृद्धि गति के कारण नहीं होता है। तो केवल एक कथन यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, पौधों में प्रतान किसके प्रति प्रक्रिया करता है? तो ये टच यानी स्पर्श के प्रति प्रक्रिया करता है। प्रतान मुड़कर किसी सहारे से लिपट जाना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये वृद्धि गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह वृद्धि गति का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। जब प्रतान किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो क्या होता है? जब प्रतान किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो चारों ओर लिपट जाता है। आप देखिएगा, मटर का ही उदाहरण दिया है एनसीईआरटी में, तो उसका जो ऊपर का जो मतलब उसको क्या कहते हैं, जो सबसे ऊपर प्रतान ही कहते हैं, वो उस पर अगर कोई लकड़ी वकड़ी रखिए तो देखिएगा कि वो लपेट लेगा, चारों ओर लपेट लेगा, तो ये उसके चारों ओर लिपट जाता है, ये हो जाएगा। विचार करना है। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि की दिशा को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल प्रभावित करते हैं। दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या उसके विपरीत दिशा में होती है? बिल्कुल सही है। पादपों की सभी गतियां बहुत तेज होती हैं? नहीं, सभी बहुत तेज नहीं होती, कुछ बहुत स्लो भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कथन 1 और 2 सही है, केवल कथन 1 और 2 सही है ना, यानी विकल्प ए सही। चलिए विचार करना है। जड़ का नीचे की ओर बढ़ना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? जड़ का नीचे की ओर बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। और प्ररोह का ऊपर की ओर आना तो गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत का उदाहरण है। आइए विचार करना है, करता हूं विचार। जड़ें सामान्यतः नीचे की ओर बढ़ती हैं, बिल्कुल सही है। प्ररोह सामान्यतः ऊपर की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, तो दोनों यहां पर सही हो जाएगा। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना जो उदाहरण है वह रसायनुवर्तन का उदाहरण है। किसका? रसायनुवर्तन का उदाहरण है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मिलेगा नहीं हर जगह। पादपों में नियंत्रण और समन्वय के लिए मुख्यतः किसका उपयोग होता है? तो ये पादप हार्मोन्स का उपयोग होता है। कौन नहीं जानता है? विचार करना है। पादप हार्मोन वृद्धि, विकास और पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं? कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, करते हैं। दूसरा विकल्प, पादप हार्मोन का निर्माण प्रायः उनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है? बिल्कुल दूर होता है, यह भी सही है। तीसरा, पादप हार्मोन केवल जड़ों में ही बनते हैं? नहीं, केवल जड़ों में नहीं बनते हैं, तनों में भी बनते हैं, पत्तियों में भी बन जाती हैं। तो केवल 1 और 2 सही होगा, एक कथन सही होगा। आइए, वृद्धि करता पादप प्रकाश को संवेदित करता है, यह है किसके कारण? अब जो प्रश्न आ रहा है वो तगड़ा तगड़ा प्रश्न और भी है। तो वृद्धि करता पादप प्रकाश को संवेदित करता है, यह ऑक्सिन हार्मोन। यह देखिए, यह वृद्धि हार्मोन का उदाहरण हो गया। वृद्धि कर रहा है ना ऑक्सिन, आपसे पूछेगा इनमें से कौन वृद्धि वाला हार्मोन नहीं है, या पूछेगा कि इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन वृद्धि करता है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन पादप के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो ये तने और जड़ के आगे अगले यानी कि टिप ऑफ स्टेम एंड रूट में, ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायक होने वाला हार्मोन, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करेगा तो ये ऑक्सिन करेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। जिब्रोलिन भी करता है, तो जिब्रोलिन भी पादप वृद्धि हार्मोन ही है, ध्यान रखिएगा। विचार करना है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन हार्मोन छाया वाले भाग में एकत्रित हो जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है भाई, कि जब पादप पर एक ओर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो छाया वाले भाग में एकत्रित हो जाता है। ठीक है। दूसरा, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ जाना ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहां पर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही, यानी कि सी विकल्प। चलिए, तने की वृद्धि में
सहायक पादप हार्मोन कौन सा है? तने की वृद्धि में सहायक पादप हार्मोन जो है वो जिबरेलिन भी है और ऑक्सिन भी है। जिबरेलिन और तने की वृद्धि में देखिए, ये साइटोकाइनिन भी वृद्धि हार्मोन ही है, ऑक्सिन भी वृद्धि करता है और आपका ये जिबरेलिन भी करता है। तो यहाँ पर होना चाहिए ए और सी या ए और बी, क्योंकि वृद्धि तो सब कर रहे हैं। तो आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लगाइए ए मतलब डी यानी ए और सी, क्योंकि साइटोकाइनिन तो वृद्धि करता है लेकिन ये कोशिकाओं में मुख्य रूप से वृद्धि करता है। यहाँ तनों की वृद्धि में तो जिबरेलिन और ऑक्सिन, तो यहाँ पर बी कर दीजिए और तब लगाइए डी, ऐसे करके लगाइए, ठीक है, बी कर दीजिए। जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें आपका ये बी बनाया हुआ रहेगा, तो परेशान मत होइए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। वह पादप वृद्धि हार्मोन जो विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, तो वो होगा आपका साइटोकाइनिन। जिस क्षेत्र में कोशिका विभाजन तीव्र होता है, मैं बताया कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो उस क्षेत्र में पाया जाने वाला पादप हार्मोन तो ये साइटोकाइनिन। अब आपने देख लिया कि 3 हार्मोन जो है वो वृद्धि वाला है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और एथिलीन, सॉरी एथिलीन नहीं, जिब्रेलिन था ना नाम। एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि नहीं कर रहा है अभी तक, आपने देखा। पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार, तो मुरझाने के लिए जिब्रेलिन, तो ये कहेंगे कि ये पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, क्योंकि ये तो मुरझा दे रहा है, यानी कि ये पादप को वृद्धि करने में सहायक नहीं करेगा एब्सिसिक एसिड। अब ये पूछता है कि इनमें से कौन वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से? लड़ो या उड़ो, या कहीं कहीं मिलेगा लड़ो या भाग जाओ, है ना, लड़ो या भाग जाओ, तो ये एड्रिनल ग्रंथि और एड्रिनल हार्मोन ही होता है, तो इसको अधिवृक्क कहते हैं या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आप एड्रिनलिन ग्रंथि। चलिए, या एड्रिनलिन हार्मोन विचार करना है। लड़ो या उड़ो हार्मोन मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। एड्रिनलिन हार्मोन सीधे रुधिर में स्रावित होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, हाँ हाँ ये भी सही है। तो यहां भी देखेंगे कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल, एड्रिनलिन हृदय सहित लक्ष्य अंगों पर कार्य करता है, बिल्कुल सही कार्य करता है। एड्रिनलिन के प्रभाव से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। इससे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है और ये लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार हो जाता है। तो तीनों विकल्प यहाँ पर, तीनों कथन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए, लड़ो या उड़ो हार्मोन की स्थिति में पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। जी हाँ, पाचन तंत्र और बाकी त्वचा में रुधिर कम जाता है, यहां वाला कम करके लक्ष्य अंगों को वो सप्लाई करता है। डायफ्राम और पसलियां की मांसपेशियां संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है, तो डायफ्राम पिचक जाता है और ये संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाता है, जिससे हृदय को रक्त ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। दो कथन भी सही है। ये सभी क्रियाएं शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं, तीनों कथन सही हो जाएगा। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग क्या है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाए, यह अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मस्तिष्क है और दूसरा मार्ग है जो ये हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र। एक आपका तंत्रिका तंत्र है, एक अंतःस्रावी तंत्र, दोनों ध्यान रखिए। इनमें से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित नहीं होती है? तो थायराइड गले में, आप जानते हैं कि थायराइड गले के पास। पैराथायराइड कहां स्थित होती है? तो ये थायराइड के ठीक पीछे होगा, ठीक है। चलिए, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो बनाती है वो थायराइड ग्रंथि ही बनाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या सही आपका? थायराइड, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से भाई, कैल्शियम नहीं। वृद्धि हार्मोन का सहायक किस ग्रंथि से होता है? वृद्धि हार्मोन तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड। वृद्धि हार्मोन तो किस ग्रंथि से? तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि से। किससे? ध्यान देखिएगा, डी ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किससे होता है? तो ये अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ये सब तो आप पहले भी कर चुके हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा।
कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है उसके स्राव को प्रेरित करता है, इसको मोचक हार्मोन कहते हैं। मोचक हार्मोन, ध्यान रखिएगा। मोचक हार्मोन का स्राव कहां से, तो हाइपोथैलेमस से होता है, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन मतलब प्लांट वाला, तो मैं बताया हूं साइटोकाइनिन वृद्धि वाला है, थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन जीवों में है ना, मनुष्य में देखने को आपको मिल रहा होगा या जंतु में। इंसुलिन भी मिलेगा, एस्ट्रोजन भी मिलेगा, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा आपका पादप हार्मोन है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिलकर बना है, किससे बना है, तो ये बना है आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, सी। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, 3 भाग होता है। अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है वो पश्च मस्तिष्क, ये पहले भी करा चुका हूं कि अनुमस्तिष्क किसका भाग। ऐच्छिक क्रियाओं की विशुद्धता एवं शरीर का संतुलन कौन बनाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये अनुमस्तिष्क बनाएगा आपका। चलिए, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला प्रमुख पादप हार्मोन, कोशिका विभाजन को प्रेरित कर रहा है, कोशिका की बात आ गई है तो साइटोकिनिन आप लगाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को कंट्रोल कौन करता है, तो ये थायरोक्सिन के द्वारा किया जाता है। पुरुष लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, स्त्री लैंगिक तो एस्ट्रोजन, दोनों याद रखिएगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, पादप प्लांट हार्मोन, तो पादप हार्मोन कौन सा है भैया, तो कहेंगे आप साइटोकाइनिन, ये भी जानते हैं आप। दो तंत्रिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सिनेप्स, ये पहले भी करा चुका हूं, है ना। तो 72 प्रश्न थे, तंत्रिका तंत्र से संबंधित थे और पादप के भी कुछ पॉइंट थे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन करिए, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।